morning to all of you. Welcome to my channel. Today we are going to discuss some few topics in structure of atom. बच्चे अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सारी थ्योरीज देखी हैं. थ्योरीज के बाद में अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर सम लॉज. तो अभी हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी शेल में, उनमें फिलिंग होती है. ओके. हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम के पास एक न्यूक्लियस हो गया, उसके सराउंडिंग में हमने कहा कि ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो आइडेंटिकली जिस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया जाता है कि वो उसमें ही होना चाहिए, अगर वो उसमें है तो उसको उसका ग्राउंड स्टेट कहते हैं. करेक्ट. बट अगर बाय सम एनी एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम इसको कुछ एनर्जी सप्लाई कर दें इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है और अपने नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकता है. तो जो नेक्स्ट लेवल इसका जाएगा जहाँ पे, उसको हम बोलेंगे इसका एक्साइटेड स्टेट. ठीक है बेटा. तो ये हो गए आपकी दो टर्म्स, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब इफेक्टिव का क्या मतलब है? यहाँ पे हम सबको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है कि सेंटर में आपके यहाँ पे हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. हमें पता है न्यूट्रॉन्स तो होते हैं न्यूट्रल, तो प्रोटॉन जो होते हैं आपके वो पॉजिटिव चार्ज आपके कैरी करते हैं. तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, वो अंदर प्रोटॉन्स, टोटल प्रोटॉन से जितना पॉजिटिव चार्ज फील करेगा वो होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, कि न्यूक्लियस से वो चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज जो फील होगा दैट इज द न्यूक्लियस चार्ज. अब इफेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर हम ये बात बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स आपका फर्स्ट लेवल पे है, यहाँ पे है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, चार्ज सीधे आ रहा है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट लेवल पे है, यहाँ पे है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके फिल हो गए वो कहीं ना कहीं आपको हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे चार्ज को आगे जाने के लिए. सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इससे पहले आपके फिल हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीनिंग करेंगे, आपको इंटरफेरेंस करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज जाने में. अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस बात पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन वो किस सब शेल में आपके हैं. सब शेल जैसे कि आपके एस, पी, डी, एफ, इनमें से इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रोकेगा. अब आप सोचेंगे कि कैसे? ये डिपेंड करता है इनकी शेप के ऊपर. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती हैं. जितना सिमेट्रिकल आपकी शेप होगी उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज को रोकेगा. तो हमको पता है कि एस इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है क्योंकि एस आपका बिल्कुल स्फेरिकल होता है. उसके बाद में पी, डी और जो एफ होता है जिसकी स्ट्रक्चर हम पेपर पे ड्रॉ नहीं करते हैं या सिलेबस पे नहीं है, इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स. तो अगर इनकी सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो एस आपका सबसे अच्छा शिल्डर है, रोकता है. पी उसके बाद में, डी उसके बाद में, और सबसे पुअर शिल्डर है आपका एफ. इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि शील्ड कर लिया, रोक लिया चार्ज को, तो दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट. क्लियर है? तो ये हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि आपके अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 प्रोटॉन आपके 10 पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए था,
बट वो 10 ना होके हो सकता है 8.7 शो कर रहा हो। अब 8.7 जो शो कर रहा है 1.3 कहाँ गया, 1.3 आपके जो इंटरफेरेंस इलेक्ट्रॉन थे बीच में उन्होंने रोक लिया। तो दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे इसने आपके पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर लिया, ये हुआ। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है कि अभी हमने देखा कि हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, तो एनर्जी का ऑर्डर आपको पता चल गया कि n जैसे इंक्रीज होगा एनर्जी वैसे ही आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हमने देखा कि n कई बार आपको रूल लगाना पड़ता है n+l रूल टू फाइंड आउट किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3D और 4s में कन्फ्यूजन रहती है, सब बच्चों को लगता है कि 4n की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बट हम यहाँ पे d को भूल जाते हैं कि d आपकी इसी सबशेल की वैल्यू 2 हो जाती है, तो जिसका भी एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे n+l रूल लगाएंगे, 3+2 = 5 और 4+0 = 4। तो अगर हम n+ रूल लगा रहे हैं तो इसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, इसलिए 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है, पहले आपका 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है एज पर रूल। तो अगर जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उस केस में आप क्या करेंगे, n+l रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव 3 लॉज जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। पहला है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, फिर आपका पॉली एक्सक्लूजन और लास्ट है आपका हंट्स रूल। ये तीनों रूल आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट आते हैं या स्टेटमेंट के तौर पे आते हैं कि स्टेट पॉली एक्सक्लूजन या स्टेट हंट्स रूल या स्टेट आपका अफबाउ प्रिंसिपल। तो ये तीनों का स्टेटमेंट एज पर एनसीईआरटी आपको याद करना होगा और वैसे ही लिखना होगा। तो पहले रूल की हम बात करते हैं, दैट इज़ द अफबाउ प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि इन ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट की हम बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल होते हैं इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि in the ground state of atom the orbitals are filled in order of increasing energy। यानी कि बढ़ते क्रम ऑफ एनर्जी में ही आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डालते जाना है ऑर्बिटल्स के अंदर। अब वो एनर्जी ट्रेंड क्या होगा, 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरोगे और आपको ये पता है मैक्सिमम एक जो आपके ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में आपके 2 ही आएंगे, p में आपके एक साथ 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं p में, d में सिमिलरली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो d में आपके मैक्सिमम 10, सिमिलरली f में आपके मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो s में 2, फिर 2, p में 6, 2, 6, 2, 10, 2, सॉरी यहाँ 6 आएगा, 2, 10 एंड सो ऑन। और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को आप ऊपर लिखोगे। ये है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, कैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है तो n+l रूल लगा लीजिएगा।
नेक्स्ट आपके रूल आता है पॉली एक्सक्लूजन। पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स में आपके n, l, ml एंड ms आ जाता है। तो ये कहता है पॉली एक्सक्लूजन कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के पास, अगर हम बात करें मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं a और b, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? अगर मैंने बात करी 3s2 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3s2 में हैं, तो इनका n हो गया आपका 3, p हो गया, l हो गया इनका 0, ml हो गया इनका 0, तीन तो सेम हो गए। चौथा जो इनका ms है, अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो एक आपका अपवर्ड फील होगा और एक आपका डाउनवर्ड, यानी कि एक आपका प्लस हाफ जाएगा और एक आपका माइनस हाफ जाएगा। तो इसलिए जो चौथा क्वांटम नंबर है वो हमेशा इनको अलग कर देता है, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप स्टेटमेंट ये लिखोगे कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, और लिख सकते हो आप ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में exist in the same orbital and these electrons must have the opposite sign। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपकी मर्जी, आप कौन सा लिखना चाहते हो, ये वाला लिखना चाहते हो या दूसरे वाला, दोनों के दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है बेटा, तो अब किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसको शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको निकालने का फॉर्मूला है 2n²। n यहाँ पे है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल पता लगता रहेगा। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 1 रख दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकेंड शेल है, यहाँ कितने हैं आपके, 2 रख दो, 2 की पावर 2, 4 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे, 2 में आपके 2s और 2p हो जाता है, तो 2 आपके s में और 6 आपके p में, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट लेवल आपका थर्ड लेवल, उसमें आप रखो फॉर्मूला, तो 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई करो कैसे, थर्ड शेल में आपके s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है ना, तो spd, s में 2, p में 6, d में 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिमिलरली आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर एग्जाम में आता है कि जस्टिफाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस शेल, तो आप उसको इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने जो अब तक पढ़ रखा है फॉर्मूला 2, 8, 18 एंड सो ऑन, ये जस्टिफाई हो जाता है जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका आता है हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल ये कहता है कि सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो किसी भी ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपका फिल होगा। जैसे ये है, इसमें मुझे अगर 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो ऐसा नहीं है आप चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दोगे, नो, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, अब उसके पास जो बचता है देन आप पेयरिंग कराओगे। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट मेथड। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, यानी कि जो पेयरिंग हो रही है सेम सबशेल में, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब है सबसे पहले आपका हाफ फील्ड भरेगा, देन उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो कभी भी पेयरिंग आपकी स्टार्टिंग से नहीं हो जाती। पेयरिंग के लिए पहले सारे शेल्स में आधा होना ज़रूरी है, एक एक इलेक्ट्रॉन आना ज़रूरी है, उसके बाद में ही आपकी पेयरिंग होती है। सो दिस इज़ द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम क्यों कह रहा है? मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब जो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, सबसे पहले सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद अगर बच जाता है देन आपकी पेयरिंग होगी। दिस इज द हर्ट्ज रूल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स of an atom, distribution of electrons into orbitals of an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मेरे पास Z अगर 11 दिया है जो कि है सोडियम का, तो अगर वो कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1 2 8 10 और 11। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो जाता है। एग्ज़ाम में हर साल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने के लिए आता है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दैट, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगी। जैसे कि Z अगर मेरे पास है 19, तो कैसे लिखा जाएगा, जो कि है पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो कितने हो गए? 2 4 10 12 18। ठीक है। अब 3p के बाद में पहले आपका आता है 4s, फिर उसके बाद में 3d आता है, तो 4s1। ठीक है बेटा। तो ये आपके इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो हम बात करेंगे क्रोमियम की। इसका हर साल एग्ज़ाम में आता है Z24। Z24, तो यहाँ तक तो आपका 19 हो गया, तो यहीं से देख लेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने हो गए? 20 4। ठीक है। अब आइडियली तो ये होना चाहिए जो एक्सपेक्टेड है, बट ऑब्जर्व क्या होता है, ये लिखने के बाद में 4s1 3d 5 ये होता है करेक्ट, और आप एग्जाम में यही लिखोगे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, यही क्यों होगा, तो इसके लिए आपका आंसर है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैरी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यानी कि S में या तो 1 हो या 2 हो, P में या तो 3 हो या 6 हो, सिमिलरली D में या तो 5 हो या 10 हो। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे P4, तो P4 के कंपैरिजन में P3 ज़्यादा स्टेबल है और P6 स्टेबल है। D7 D5 D3 कुछ भी हम बात करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है आपकी हाफ फील्ड की और फुल्ली फील्ड की, वो क्यों होती है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से ही जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका थोड़ा सा रीशफल हो जाता है इसकी, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। जैसे कि अभी हमने देखा क्रोमियम, जहाँ पे Z आपका 24 था, एक्सपेक्टेड था कि 4s2 3d4 होगा, बट इसमें क्या है, S तो फुल्ली फिल्ड है, बट आपका D क्या हो रहा है, पार्शली। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, तो ये हो जाएगा आपका 4s1 3d5, तो दोनों के दोनों आपके हाफ फील्ड हो गए, और हमें पता है कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नॉर्मली ज़्यादा हो जाती है, तो दोनों के दोनों हाफ फील्ड हो गए, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए। इसलिए हम इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को, जहाँ एनर्जी नियरली बराबर है, जंप करा देते हैं। ठीक है। अब रीज़न पूछा जाता है एग्जाम में ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, तो पहला रीज़न आता है इसका सिमेट्री, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे हो हाफ फील्ड में पूरी सिमेट्री सी होती है, या फुल्ली फील्ड देख लो, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो एक एक है या दो दो हैं। तो ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में आपके सिमेट्रिकल पैटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे 3D में जब ओरिएंटेशन होता है तो रिपल्शन भी सारी डायरेक्शन में सेम सेम फील होता है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इस वजह से स्टेबल होता है। सेकंड आपकी है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है कि स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज व्हेनेवर टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट स्टेट। जब सबकी स्पिन बराबर है, आपके एक एक ऑर्बिटल में एक एक है, सो दे कैन जंप, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो जब भी जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी। रिलीज होती है तो आपका सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। कहने का मतलब है स्टेबिलिटी और एनर्जी का आपका इन्वर्स रिलेशन होता है। जितनी एनर्जी सिस्टम की कम होगी, सिस्टम उतना स्टेबल होता है। तो आपके जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जंप करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं, उनका स्पिन सबका सेम है, तो वो कर सकते हैं, तो इस वजह से उनकी एनर्जी रिलीज होती है जो उनको अगेन स्टेबल बनाती है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपके हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आपके एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक और देखें हम, Z आपका 29 है, दैट इज कॉपर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है। इसमें भी आपके एनोमलीज है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ठीक है, बट ये आपका अगेन एक्सपेक्टेड है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट है आपका 4s1, 3d10। अब आप समझ ही सकते हो क्यों आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, क्योंकि ये आपका फुल्ली फिल्ड हो गया और ये आपका हाफ। इलेक्ट्रॉन तब जंप करेगा जब उसके जंप करने से कुछ फ़ायदा हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि बिना बात के करेगा, कि अगर आपका 4s2, 3d7 है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कर लेता है जंप तो 4s1, 3d8 ही होता है। 8 तो आपका ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप तब करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन के स्विच करने से आपकी स्टेबिलिटी अटेन हो रही हो, या तो वो हाफ फिल्ड जा रहा हो या फिर वो फुल्ली फिल्ड जा रहा हो। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी हो गई। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर इज़ डन। तो इसी के साथ अभी हम काम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।